हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए, तो हमने स्टार्ट कर दिया था शेयर कैपिटल। चलो, शेयर कैपिटल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको पूरा कंपनी का बेसिक्स बता दिया। ठीक है, और शेयर कैपिटल, शेयर्स, स्टॉक, शेयर मार्केट, ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर हमने इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या प्रेफरेंसेस होते हैं ये मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, और वोटिंग पावर ये वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और हमने ये सब भी देख लिया था। ठीक है, फीचर्स मैंने आपको बता दिए थे कि क्या फीचर्स होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, और ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है। ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट होती है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, पर्सनल एसेट्स शेयर होल्डर्स के आप नहीं बेच सकते। कॉमन सील होता है जिसपे डायरेक्टर सिग्नेचर करते हैं तो पता चलता है कि वो कंपनी के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है तो ये खुद एसेट्स खरीद बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी। ठीक है, लाइबिलिटी ले सकते हैं, फिर वो केस फाइल कर सकते हैं, आप पे भी केस फाइल हो सकता है। ठीक है, शू एंड बी शुड। चलो, फिर हमने ये सब भी पढ़ लिया था। बढ़े आगे। चलो आ जाओ भाई, अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कि प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स हैं बेस्ड ऑन सम फीचर। फीचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो आपको सिर्फ फीचर समझना है। अगर वो फीचर है तो वो एक टाइप हो गया, और अगर वो फीचर नहीं है तो एक टाइप हो गया। ठीक है, फीचर के हिसाब से टाइप्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या फीचर है। तो पहला है आपका डिविडेंड। ठीक है, पहला है डिविडेंड, दूसरा है पार्टिसिपेशन, और तीसरा है कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसे तीन फीचर्स हैं। पहला फीचर है बेस्ड ऑन डिविडेंड। अब ये फीचर क्या है? फीचर ये है कि डिविडेंड कहां से दिया जाता है। डिविडेंड कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा जाता है। अगर कोई साल में प्रॉफिट ही नहीं बचा तो, अगर हम किसी एक साल में लॉस में हैं तो क्या उस साल भी आप डिविडेंड दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि लॉस के केस में डिविडेंड दे ही नहीं सकते। डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है। इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी आप पढ़ोगे कि जब हमारा लॉस होता है हम लोन पे इंटरेस्ट फिर भी पे करते ही हैं। इंटरेस्ट भरना मैंडेटरी है, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। वो एक आउटसाइडर का पैसा है, आप कमाओ न कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन्स पे चुकाना ही होता है। उसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। लेकिन डिविडेंड चार्ज नहीं होता। डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को बांटते हैं अपन। प्रॉफिट को बांटने में या डिस्ट्रीब्यूट करने को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट है तो ही एप्रोप्रिएट हो पाएगा, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो एप्रोप्रिएट कैसे करोगे? कुछ समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस है। तो डिविडेंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। प्रॉफिट्स हैं तो ही बांट सकते हैं, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो फीचर पे आते हैं कि अब प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड तो फिक्स होता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। ठीक है, हम फीचर्स में पढ़ चुके हैं, बट वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड बांटेंगे, नहीं तो नहीं बांटेंगे। अब नहीं बांटेंगे तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ये डिविडेंड जो आप एक आध साल नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉफिट्स, क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि अगले साल अगर मेरे पास प्रॉफिट्स हो तो अगले साल ये साल का भी डिविडेंड अगले साल में मिल जाए? अगर ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक आध साल आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो पर वो लैप्स नहीं होगा, वो बस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर ऐसा कैरी फॉरवर्ड वाला फीचर आप दे रहे हो तो उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उसको क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जो डिविडेंड है
वो लैप्स नहीं होता, वो जमा होते जाएगा, क्यूमुलेट होते जाएगा। अक्यूमुलेशन को ही बोलते हैं क्यूमुलेटिव। तो ये फीचर है कि भाई प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड नहीं दे रहे, लेकिन माफ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी देने के लिए लायबल ही नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर अगले साल अगर प्रॉफिट है तो अगले साल, ये साल का भी डिविडेंड मिल जाएगा और अगले साल का भी प्रॉफिट मिल जाएगा, डिविडेंड दो साल का डिविडेंड एक साथ मिल जाएगा अगले साल। फिर अगर सर अगले साल भी प्रॉफिट नहीं रहा तो फिर 2 साल का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, पर वो कभी भी लैप्स नहीं होगा, माफ नहीं होगा, वो आपको देना तो पड़ेगा ही। वो जब तक प्रॉफिट्स नहीं है तब तक वो कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। तो अगर कैरी फॉरवर्ड का फीचर आप दे रहे हो, देन दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर ऐसा कोई फीचर नहीं है तो उसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, सिंपल। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। फीचर है तो क्यूमुलेटिव, फीचर नहीं है नॉन क्यूमुलेटिव। तो सर नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, उसमें लैप्स हो जाता है कि अगर मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं है तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, अगले साल भी नहीं मिलेगा। इसका ये वाला जो डिविडेंड है ये सीधे सीधे माफ हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, देने की जरूरत ही नहीं है, और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो उनमें सिंपल है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड बढ़ता है, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं बढ़ता डिविडेंड, सिंपल है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। Cumulative preference shares. Cumulative preference shares are preference shares whose holders are entitled to receive arrears of dividend. Arrear का मतलब क्या होता है कि जो एक साल आप डिविडेंड ही नहीं दे पा रहे हो, देना लाइबल हो पर दे नहीं पा रहे हो बिकॉज आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, तो उसको कहते हैं अरियर्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अरियर्स ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो अगर आप अरियर के लिए भी एलिजिबल हो, अरियर का मतलब क्या है कि पुराना डिविडेंड आपने दिया ही नहीं है और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये जो पार्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसको अगले साल आप क्या बुलाओगे, अगले साल उसको अरियर बुलाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देता हूं, ईयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये है फाइनेंशियल ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब अगर ये साल में प्रॉफिट्स नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट्स नहीं है तो हमने डिविडेंड नहीं बांटा, अब वो कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि ये क्यूमुलेटिव का एग्जांपल है। तो क्यूमुलेटिव में क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इसको नाम क्या देंगे, अरियर, अरियर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो अगले साल जब आप डिविडेंड बांटोगे सबसे पहले ये वाला अरियर पे होगा, फिर उसी साल का जो ड्यू होगा, उसी साल का जो डिविडेंड है, फिर वो नॉर्मल डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये दोनों डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा। 2 साल का डिविडेंड उनको मिलेगा, एक पिछले साल का ही नाम क्या आएगा, अरियर्स ऑफ डिविडेंड, अरियर दिया जाएगा, फिर करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाएगा और उसके बाद भी प्रॉफिट बचा है तो वो इक्विटी शेयर्स के लिए बांटा जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा कंसेप्ट उसमें आएगा। क्यूमुलेटिव में इस तरह से कैरी फॉरवर्ड होता है और अगले साल उसको अरियर ऑफ डिविडेंड नाम दिया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये है। अब अगर ऐसा अरियर वाला कंसेप्ट ही नहीं है, अगर वो लैप्स हो जाता है तो उसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर द प्रेफरेंस शेयर्स हुज होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव अरियर्स ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, अरियर का रिसीव करने का कोई राइट ही नहीं है, अरियर लैप्स हो जाता है, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन, मेन रीजन क्या होता है, लैक ऑफ प्रॉफिट्स, दे गेट नथिंग। ठीक है, मतलब उस साल उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब वो पूरा साल उनका खाली गया है, उनको कोई रिटर्न मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा चलो अगले साल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट्स तो मिलेगा, प्रॉफिट्स नहीं है तो मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दे गेट नथिंग नॉर कैन दे क्लेम अनपेड डिविडेंड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता, तो आगे चल के प्रॉफिट ज्यादा हो गए तो पिछला डिविडेंड जो नहीं दिया था वो भी नहीं मांग सकते। ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? अब आते हैं पार्टिसिपेटिंग काय में पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, कि अगर सरप्लस है, 2 टाइप के सरप्लस होते हैं। एक सरप्लस होता है डिविडेंड में
कि प्रॉफिट्स ही बहुत ज़्यादा हुए हैं, सपोज डिविडेंड जो है, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है 1,00,000 रुपए, ठीक है। इक्विटी को तो फिक्स नहीं रहता क्या देना है, ठीक है। अगर मेरा बम्पर प्रॉफिट हो गया, बम्पर 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 50 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास बचा है 50 लाख रुपीस। इसमें से अब मैं पहले क्या दूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि फिक्स होता है, और वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। तो सपोज मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीस और मेरा रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। तो 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10 लाख का 10%, तो आएगा 1 लाख। तो वो 1 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड मैं दे दूंगा। फिर मैंने इक्विटी को भी दे दूंगा, ठीक है। सपोज मैंने इक्विटी को दिया 9 लैक्स, ठीक है, सिर्फ 9 लैक्स ही दिया। अब जो भी बचता है पूरा देने की जरूरत नहीं होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया भाई 9 लाख का डिविडेंड इक्विटी वालों को देना है, ठीक है। अब ये तो 10 लाख ही हुआ, तो 50 लाख का आपका प्रॉफिट था, 10 लाख आपने डिविडेंड बांट दिया, अब बचा 40 लैक्स, ये होता है सरप्लस। अब क्योंकि इतना बम्पर प्रॉफिट हुआ है, तो क्या ये जो सरप्लस बचा है, क्या इसमें प्रेफरेंस शेयर वालों को और भी एक्स्ट्रा डिविडेंड देना चाहिए, या क्या वो एक्स्ट्रा डिविडेंड मांग सकते हैं सरप्लस के केस में, कि इक्विटी वालों को भी डिविडेंड देने के बाद अगर आपके पास पैसा बचा है, प्रॉफिट्स अभी भी हैं, तो क्या उसमें वो जो सरप्लस है, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा सरप्लस, क्या ये सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो उसको कहेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। समझ रहे हो सरप्लस। एक और सरप्लस आता है, ये हो गया नॉर्मल डे टू डे। अब एक सरप्लस आता है वाइंडिंग अप पे, ठीक है, जब दुकान बंद हो रही है, वाइंड अप हो रहा है। वाइंडिंग अप में क्या होता है, सारे एसेट्स हम बेच देंगे, एसेट्स सेल करेंगे, और सारे जो लाइबिलिटीज हैं वो हम पे करेंगे, ठीक है। एसेट सेल करेंगे तो पैसा रिसीव होता है, और वो जो पैसा रिसीव होगा उसी में से हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे। अब अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, जितनी बुक्स में है उससे ज्यादा में आपने बेचा, कुछ एसेट्स में होता है ऐसा, अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की है, आपका बिल्डिंग जो है, फैक्ट्री बिल्डिंग है या शॉप का बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की तो वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। बिल्डिंग आपने खरीदी थी 50 लाख में, तो बुक्स में तो 50 लाख ही आता है, और बिल्डिंग है तो उस पर डेप्रीसिएशन भी चार्ज होता है, उसकी वैल्यू कम करते जाते हैं। अब अगर आपने उसको बेचा 1,20,00,000 में, ठीक है, 1,20,00,000 में, ठीक है, 50 लाख की चीज 1,20,00,000 में आपने बेची है, तो आपको 1,20,00,000 मिले होंगे, 70 लाख रुपए ज्यादा मिले। तो ये जो एसेट्स की वैल्यू, कुछ कुछ एसेट्स की वैल्यू ज्यादा रियलाइज होती है, इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपको एसेट से ज्यादा पैसा मिला हो और लाइबिलिटी पूरी चुका दी है, उसके बाद भी पैसा बच रहा है। समझ रहे हो। वैसे तो आप पढ़ोगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आप पढ़ोगे तो उसमें एसेट और लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होते हैं। बैलेंस शीट टैली होती है ना, बैलेंस शीट टैली होती है का क्या मतलब है कि इन द बुक्स एसेट्स और लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होते हैं। समझ रहे हो क्या, बेसिक समझो कि ये क्यों हम अलग पढ़ रहे हैं, कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल रूल इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो बचना तो कुछ भी नहीं चाहिए। 10 लाख के अगर आपके एसेट हैं तो 10 लाख की ही लाइबिलिटी है, 10 लाख के एसेट बेचो, 10 लाख मिलेंगे, 10 लाख लाइबिलिटी चुका लो, बात खत्म। पर ऐसा नहीं होता। जब हम एसेट बेचते हैं तो 10 लाख के अगर एसेट्स हैं तो वो एग्जैक्टली 10 लाख में नहीं बिकते, वो कम में भी बिक सकते हैं, वो ज्यादा में भी बिक सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एसेट्स कौन से हैं। अगर वो डेप्रीशिएबल एसेट्स हैं, फर्नीचर है, व्हीकल है, कंप्यूटर है, इनकी वैल्यू तो गिरती है। लेकिन अगर आपके एसेट्स हैं लैंड, बिल्डिंग, समझ रहे हो, गोल्ड, जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है, ऐसे टाइप के अगर आपके पास एसेट्स हैं तो हो सकता है ज्यादा पैसा मिले। बुक वैल्यू जो है, बुक्स में जितनी उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा भी मिल सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है एसेट टू एसेट। तो अगर एसेट्स की जो वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू है, जो आपने बेच के रियलाइज की है, वो अगर ज्यादा है लाइबिलिटीज से,
तो इस सिचुएशन को कहते हैं सरप्लस, कि आपको लाइबिलिटी सारे चुकाने के बाद भी कुछ पैसा बचेगा। अब क्या ये सरप्लस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या थोड़ा सा इनमें से प्रेफरेंस शेयर्स को मिल सकता है, क्योंकि वो भी तो ओनर्स ही हैं। तो अगर ऐसा आपने राइट दिया है उनको कि ठीक है, जब दुकान बंद होगी, जब वाइंडिंग अप होगा, सरप्लस आया तो आपको उसमें से भी हम कुछ शेयर देंगे, उसमें से भी कुछ पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये टाइप होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के सरप्लस होते हैं, आइए पढ़ते हैं। इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, इन एडिशन, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल प्रेफरेंस डिविडेंड है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके एडिशन में और क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, सच शेयर्स कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट्स। ठीक है, सरप्लस प्रॉफिट्स इफ एनी, क्योंकि हर साल में बचते नहीं है, बचे तो मिलेगा, नहीं बचे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सरप्लस होना चाहिए, सरप्लस प्रॉफिट्स इफ एनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिविडेंड एट अ स्टिपुलेटेड रेट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये स्टिपुलेटेड रेट क्या होता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो रेट पे डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेट पे डिविडेंड देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच रहे हैं, उसको कहेंगे सरप्लस। ठीक है, अब यहां पे वो वाइंडिंग अप वाला सरप्लस नहीं बताया हुआ है, लेकिन वो भी आता है। ऐसे दो टाइप के सरप्लसेस होते हैं। ठीक है, और अगर सरप्लस प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का, पार्टिसिपेट करने का कोई राइट ही नहीं है, बस आप फिक्स डिविडेंड ही आपको मिलेगा, नजर मत मारो कितना बच रहा है, वो आपको उसमें से कभी कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इनको सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलता है, सरप्लस रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनको कोई एडिशनल इनकम नहीं होती है। तो सच शेयर्स गेट ओनली a fixed rate of dividend every year and do not have a right to participate in surplus profits। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो बढ़े आगे, सिंपल है कंसेप्ट, लिख लो भले थोड़ा बहुत, ये जो है एग्जाम्पल किसी को लिखना हो, कोई साइंस वाला बच्चा हो तो लिख सकता है। चलो बढ़े आगे। ठीक है, तो नॉर्मली दो टाइप के सरप्लस होते हैं नॉर्मली, एक है नॉर्मल मतलब सरप्लस प्रॉफिट्स, और एक होता है सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट इसमें कन्वर्टेबल। ठीक है, कि आपने एक ऑप्शन दिया है क्या, एक राइट दिया है क्या कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में। तो अगर आपने ऐसा कोई राइट दिया है कि आप विद इन अ सर्टेन पीरियड आप चाहो तो आप प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो अगर आपने ऐसा राइट दिया है कन्वर्ट करने का इनटू इक्विटी शेयर्स, तो वो हो जाएंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर ऐसा कोई राइट ही नहीं है, ठीक है, आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर्स शुरुआत से लेके आखिरी तक प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो होगा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, फीचर पे बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल मतलब काय में कन्वर्टेबल? इक्विटी शेयर्स में। दे आर प्रेफरेंस शेयर्स विद अ राइट और एन ऑप्शन टू गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, and these are the preference shares who do not have any right or option to convert into equity shares। क्लियर है, सिंपल है। तो ऐसे 6 टाइप्स हैं, ऐसे 6 टाइप्स हैं। और एक और टाइप होता है जो आपको दिया नहीं है, वो है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये हमेशा रेडीमेबल होते हैं, ये हमेशा रेडीमेबल होते हैं, मतलब इनका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, ये एक फिक्स्ड ड्यूरेशन वाला प्रेफरेंस शेयर्स है। और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इररेडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स इररेडीमेबल नहीं हो सकते कि भाई जब वाइंडिंग अप होगा तब पैसा लौटाएंगे, ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स में अलाउड नहीं है। वो फीचर इक्विटी शेयर्स में होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में हमेशा हर टाइप का प्रेफरेंस शेयर, ये 6 के 6 कोई भी टाइप का प्रेफरेंस शेयर हो, हमेशा वो रेडीमेबल ही होते हैं, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद आपको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। आए ख्याल में? और कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में इसका एक मैक्सिमम लिमिट भी होता है कि ये ड्यूरेशन
ज्यादा से ज्यादा भी कितना रख सकते हो, तो उसकी भी लिमिट होती है, कंपनीज एक्ट में वो दी हुई है, एंड दैट इज 20 ईयर्स। नॉर्मल कंपनीज जो होती हैं उनके लिए लिमिट होती है 20 ईयर्स। 20 साल से ज्यादा का भी ड्यूरेशन अलाउड नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर से अगर आप पैसा रेज कर रहे हो तो उसका जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 20 ईयर्स ही हो सकता है। क्लियर है, ये सब कंपनीज एक्ट में आएगा। तो ये फीचर है। अब आते हैं कि यार ये डिस्क्लोज कैसे होता है, ये जो भी आप इक्विटी शेयर्स रेस कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स रेस कर रहे हो, ये बैलेंस शीट में कैसे दिखता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो होती है वो समराइज्ड होती है। ठीक है, जो डिटेलिंग होती है ना वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती है, खिचड़ी नहीं पकाते अपन। हम क्या करते हैं ना, बैलेंस शीट समराइज फॉर्म में बनाते हैं, और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं वो हम अलग से देते हैं बैलेंस शीट के नीचे। तो बैलेंस शीट के नीचे एक हेडिंग होती है नोट्स टू अकाउंट, उसको क्या कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में जो भी डिटेल्स होती हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख रुपीस का मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब इसकी डिटेल लगेगी ना, कितने शेयर्स हैं, क्या फेस वैल्यू के हैं, ये सब डिटेल्स लगती हैं। तो ये हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं बताते हैं, ये हम अलग से बैलेंस शीट के नीचे बताते हैं, और उस हेडिंग का नाम होता है नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट हम पढ़ रहे हैं कि हम क्या क्या डिटेल्स बताते हैं अबाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, आ जाओ, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, द बेसिक एम ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, बिजनेस में कमाने के लिए जो आप बेसिक पैसा लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल इज रेज फ्रॉम पब्लिक, कंपनी के केस में, ठीक है, is raised from public and people who contribute to the share capital is called are known as shareholders। पढ़ चुके हम। अब ध्यान दो, अब ये अलग अलग टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड, आप कितना पैसा रेज करने के लिए ऑथराइज्ड हो। सर ऑथराइज्ड का क्यों कंसेप्ट है, क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, आप एक नेचुरल पर्सन नहीं हो। अगर आप एक नेचुरल पर्सन होते, उनमें कोई लिमिट नहीं रहती है, मैं एज अ पर्सन कितना पैसा रेज कर सकता हूं इसकी कोई लिमिट नहीं है कोई भी कानून में। पर क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ऑन पेपर है, उस पर एक लिमिट लगाई जाती है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम कभी भी आप मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकते हो। तो क्या सर ये फिक्स हो जाती है लिमिट जिंदगी भर, मतलब कंपनी बस एक लिमिट तक ही पैसा रेज कर सकती है? ऐसा नहीं है। आप एक अमाउंट अभी लिख लो, पर कल चल के अगर आपको उससे ज्यादा पैसा रेज करना है तो आप लिमिट बढ़ा दो। लिमिट बढ़ाई जा सकती है, लिमिट घटाई भी जा सकती है, पर जब भी कोई भी टाइम पे एक लिमिट रहती है आपके ऊपर, वो लिमिट आप कभी भी कम ज्यादा कर सकते हो, पर वो एक लिमिट हमेशा रहती ही है आपके ऊपर। पर आप प्रोसीजर फॉलो करके, अप्रूवल्स लेके आप उस लिमिट को कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है मैक्सिमम कैपिटल जो आप रेज कर सकते हो। कंपनी जो मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है एट एनी पॉइंट इन टाइम, उसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। और ये कहां दिखता है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखता है, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है। आप सब कंपनी लॉ में पढ़ोगे, या हो सकता है पढ़ चुके हो, या हो सकता है आप सीएसईटी में पढ़ चुके हो। ठीक है, ईटी क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्ट क्या क्या उसमें कंटेंट्स हैं, बट आपने सुना होगा, 11 12 में भी पढ़ाई होगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है, और उस कैपिटल क्लॉज में ये वाला कैपिटल मेंशन्ड होता है, ऑथोराइज कैपिटल उसमें मेंशन्ड होता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज, अब इसी के अदर नेम है, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, ऐसे तीन नाम है, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। तीनों का मतलब एक ही है, ये मैक्सिमम कैपिटल है जो आप रेज कर सकते हो। ठीक है, मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन इशू, इट इज डिस्क्लोज्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें भी कहां पे, कैपिटल क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज ऑफ एमओए के अंदर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दिखता है। ठीक है, अब ये तो मैक्सिमम है। अगर मेरा ऑथराइज कैपिटल है 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ का अगर मैंने ऑथराइज कैपिटल रखा है, अब मैं पूरा तो अभी नहीं रेस करूंगा ना, जिंदगी भर का जो लिमिट है, क्या आप वो अभी पूरा रेस करोगे? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा करके नीड बेसिस पे आप पैसा रेस करते जाते हो। तो जो अभी पैसा आप रेस कर रहे हो, अभी जितना पैसा आप रेस कर रहे हो, उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है, तो इशूड कैपिटल क्या है, जितना इसमें से ऑथराइज्ड में से
जितना अभी हम इशू कर रहे हैं, जो हमने पब्लिक को ऑफर किया है, जब भी कंपनी नई बनती है, ठीक है, फिर वो कैपिटल रेस करेगी, तो उस वक्त जब आप कैपिटल रेस कर रहे हो, उस वक्त जितनी आपकी नीड होती है वो आप एस्टिमेट करते हो। भाई मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदना चाहता हूँ, मुझे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स खरीदने हैं, व्हीकल्स खरीदने हैं, कंप्यूटर्स, फिक्सचर्स, एसी, जनरेटर, ठीक है, जो भी आपकी एस्टिमेशन होती है बिजनेस करने की, वो आपको वहां उसके लिए पैसा चाहिए होता है, आए ख्याल में। तो उसके लिए जितना पैसा अभी आप इक्विटी वालों से रेस कर रहे हो, शेयर होल्डर्स से जो पैसा आप रेस कर रहे हो, उसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। 10 करोड़ का अगर मेरा ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से अभी मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो वो 1 करोड़ रुपए को आप क्या कहोगे? इशूड शेयर कैपिटल, पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कि हमने ओपन ऑफर दिया है, पब्लिक ऑफर दिया है कि हम इतने शेयर्स, इतने फेस वैल्यू के, इतने इशू प्राइस पे, इतने वैल्यू में उसको हम बेचना चाहते हैं, हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। ये सब आप प्रोसीजर आप पढ़ोगे, कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे, और इसमें भी मैं आपको काफी सारी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो जितना कैपिटल आप ऑफर कर रहे हो पब्लिक को अभी, उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। अब वो जो कैपिटल है उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पूरा पैसा अभी मंगा सकते हो, या अगर आपको पूरे पैसे की अभी जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसे की नीड है, अभी भाई 1 करोड़ में से अभी 20 लाख रुपए चाहिए, 2 महीने बाद फिर 20 लाख चाहिए, 3 महीने बाद फिर आपको और 40 लाख रुपए चाहिए, अगर आपकी नीड एक साथ अभी के अभी आपको पूरा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाना है प्रोजेक्ट में, बिजनेस में, कहीं पे भी, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसा मांग सकते हो, ठीक है। तो जितना पैसा इशूड कैपिटल में से, जितना पैसा अभी आप मांग रहे हो, एक्चुअल सामने वाले को आप पे करने के लिए कह रहे हो, शेयर होल्डर्स को जितना पैसा आप पे करने के लिए कह रहे हो, उतना उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा इशूड कैपिटल में से, 1 करोड़ में से अभी कितना आप मांग रहे हो, उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो अगर 1 करोड़ के इशूड कैपिटल में से मुझे अभी 25 लाख रुपीस चाहिए, तो 25 लाख रुपीस मैं कॉल करूंगा, और वो 25 लैक्स को हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। Called up capital is the amount of nominal value of shares that has been called up by the company for payment from the shareholder, ठीक है। जिन जिन लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, जो हमारे शेयर होल्डर बन चुके हैं, तो जो भी इशूड कैपिटल आप पूरा उनसे मांगने वाले हो, उसमें से जितना अभी मांग रहे हो, अब अगर मैं पूरा का पूरा मांग रहा हूं तो इशूड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। पूरा पैसा एक साथ अगर आप पूरा पैसा मांग रहे हो आज की डेट में, तो वो पूरा 1 करोड़ रुपए भी हो सकता है, पर अगर आप पैसा थोड़ा थोड़ा करके मंगवा रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स में मांग रहे हो, वो भी अलाउड है। पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगाना भी अलाउड होता है। सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर होल्डर से जैसा चाहें उस टाइमिंग के हिसाब से पैसा मांग सकते हो, अपनी नीड के हिसाब से, क्लियर है। तो उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो मैं एग्जाम्पल का जो अमाउंट है वो लिखते जाता हूं, ठीक है, कि 10 करोड़ मेरा ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से 1 CR मुझे अभी चाहिए, अभी मतलब इमीडिएट, एक आध साल में, अभी के अभी चाहिए। अब ये थोड़ा एक आध साल के हिसाब से सोचा जाता है, क्योंकि पब्लिक से आप बार बार पैसे नहीं मांग सकते, हर 2-2 महीने में जाके पब्लिक से पैसे मांग रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मतलब कोई कंपनी करती नहीं है। एक आध साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए जो भी आपके पैसे की नीड होती है, आप पूरा का पूरा इशू कर लेते हो, ठीक है। फिर उसमें से जैसे जैसे आपको पैसे की नीड आती है, उतना उतना आप कॉल करते जाते हो, ठीक है। तो उसमें से सपोज 25 लैक्स मैं अभी कॉल कर रहा हूं। अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग पूरा पैसा दे देंगे, हो सकता है कुछ लोग मांगने के बाद पैसा न दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने लोग पैसा कॉल करने के बाद एक्चुअली दे रहे हैं, एक्चुअल पैसा जितना आपके हाथ में मिलता है कॉल करने के बाद, वो होता है पेड अप कैपिटल, ठीक है। पेड अप कैपिटल मतलब एग्जैक्टली कॉल करने के बाद जितना पैसा मिलता है। पूरा मिल गया तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल इक्वल होंगे,
25 लैक्स मैंने मांगे, मुझे पूरा 25 लैक्स मिल गया, तो 25 लैक्स ही कॉल्ड अप कैपिटल है और उसी में से 25 लैक्स पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल हो जाएगा। अब अगर 1 लाख रुपए आपको नहीं मिला, 25 लैक्स आपने कॉल किया पर 1 लाख रुपीज मिला ही नहीं, तो पेड अप कैपिटल कितना होगा? तो वो सिर्फ 24 लैक्स होगा। 1 लाख आपको मिला ही नहीं, मतलब अब आपको 24 लाख ही मिला होगा, तो वो 24 लाख को हम बुलाएंगे पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो एग्जाम्पल 24 लैक्स आपको मिला, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि कॉल्ड अप कैपिटल में से अगर मैं माइनस कर दूं कॉल इन अरियर, ये जो पैसा मांगने के बाद भी नहीं मिल रहा, पैसा कॉल करने के बाद भी सामने वाला दे ही नहीं रहा, उस पैसे को कहते हैं कॉल इन अरियर। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल में से अगर मैं माइनस कर दूं कितना मैंने मांगा, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कितना नहीं मिला, तो बचा हुआ क्या होगा? जितना एक्चुअली आपको मिल गया है, और उसी को हम बुलाते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आने वाला है, लिख लो। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। बढ़े आगे। ठीक है, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स हैव पेड फॉर, जितने एक्चुअली पैसे उन्होंने पे किए हैं, मतलब आपने रिसीव किए हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल। ये पूरा डिस्क्लोजर होता है, सब डिस्क्लोज करना पड़ता है कंपनी को, हर टाइप का ये कैपिटल डिस्क्लोज करना होता है कि भैया मेरा ऑथराइज कितना है, इसमें से मेरा इशूड कितना है, फिर उसमें से कितना मैंने बुलाया है, और उसमें से कितना मुझे मिला है। हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये कैसे दिखता है, कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। इस तरह से दिखता है। ठीक है, ध्यान दो। द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स द डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल एज इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटीज कॉलम। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में इस तरह से दिखेगा ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अब लाइबिलिटी साइड की जो हेडिंग होती है वो होती है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, कंपनी स्ट्रक्चर में लाइबिलिटी साइड का नाम होता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हम लाइबिलिटी साइड्स में है, उसमें जो हेडिंग आता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। जो भी शेयर होल्डर का पैसा है वो कौन से हेडिंग में दिखता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में फिर दिखता है शेयर कैपिटल। ठीक है, और उसमें आपको सारे टाइप के कैपिटल्स बताने हैं, तो इसमें नंबर्स थोड़े अलग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑथराइज कैपिटल है फॉर एग्जांपल 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपीस। ठीक है, मैंने जो नंबर्स दिए वो अलग है, ये एग्जाम्पल के नंबर्स अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 लाख मेरे ऑथराइज शेयर्स हैं, यानी मैं मैक्सिमम 2 लाख शेयर्स ही इशू कर सकता हूं। ये ऑथराइज कैपिटल है, मतलब ये मैक्सिमम कैपिटल है, मतलब मैं 2 लाख शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकता हूं ऑफ 10 रुपीज ईच। तो मेरा जो मैक्सिमम कैपिटल हो सकता है एट एनी पॉइंट इन टाइम वो 20 लाख रुपीज हो सकता है। दिस इज द कंपनीज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इसमें से मैंने अभी इशू कर रखे हैं 1,50,000 शेयर्स। ठीक है, इसी में से, इसी का ब्रेकडाउन है कि 2 लाख में टोटल इशू कर सकता हूं, इसमें से 1,50,000 मैंने अभी इशू कर दिए हैं ऑफ 10 ईच, तो मेरा इशूड कैपिटल कितना है? 15 लाख रुपीस। ये 20 लाख के अंदर ही है। ठीक है, सब हम अंदर अंदर जा रहे, ये अलग नहीं है। फिर इसी में से जनता ने सब्सक्राइब किए हैं सिर्फ 1 लाख, ये भी आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि जब भी आप इशू करते हो मुझे 1,50,000 शेयर इशू करने हैं, ये तो मैंने ऑफर दिया है ना, समझ रहे हो? कंपनी ऑफर दे रही है जनरल पब्लिक को कि यार मैं 1,50,000 शेयर बेचना चाहता हूं। अब सामने वाले कितने खरीदना चाहते हैं ये भी तो पता चलेगा ना। आप जितना बेचना चाहते हो जरूरी थोड़ी है कि उतना लोग खरीदना भी चाहते हैं, डिमांड सप्लाई का होता है ना। तो जितना एक्चुअली लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जितना आप इशू करना चाहते हो उतना पूरा सब्सक्राइब हो गया, तो इशूड और सब्सक्राइब नॉर्मली इक्वल होता है। समझ रहे हो? 3 टाइप के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, आ जाओ पढ़ लेते हैं, आपके बुक्स में दिया नहीं है पर पढ़ लेते हैं अब, नहीं तो ये इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन के टाइप्स होते हैं, पहला होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन
फिर है फुल सब्सक्रिप्शन, और फिर आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अब इसका क्या बैकग्राउंड है कि हम जितने शेयर्स इशू करना चाहते हैं वो हमारा ऑफर होता है कि हम इतना इशू करना चाहते हैं, हम इतने शेयर्स बेचना चाहते हैं। अब डिमांड तो पब्लिक से आएगी ना। अब पब्लिक से डिमांड हो सकता है 1,50,000 से ज्यादा आ जाए। आप 150 बेचना चाहते हो पर लोग 2 लाख शेयर्स खरीदना चाहते हैं, हो सकता है डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर सब्सक्रिप्शन या जो सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं या जो अप्लाइड शेयर्स हैं, यानी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो लोगों ने अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो अगर आपको सपोज 2 लाख का शेयर्स का डिमांड आया, एप्लीकेशंस 2 लाख शेयर्स खरीदने के लिए आपको आए, पर आप कितना इशू करना चाहते हो, सिर्फ 1,50,000। तो अगर एप्लीकेशंस ज्यादा आए हैं, आप जितना इशू करना चाहते हो उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो उसको कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, एप्लीकेशंस ज्यादा आए हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। फिर अगर एग्जैक्टली मैच हो गया, 1.5 लाख ही 1,50,000 ही मैं बेचना चाहता हूं, एग्जैक्टली 1,50,000 शेयर्स के ही एप्लीकेशंस आपको आ गए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एग्जैक्ट 1,50,000 शेयर्स के ही एप्लीकेशंस आ गए, और अगर कम आए, 1,50,000 आप सेल करना चाहते हो पर उससे कम आए, कम अब कितने भी कम हो सकते हैं, 140, 130, 1,20,000, कम है बस। ठीक है, तो 1,50,000 से कम एप्लीकेशंस अगर आपको रिसीव हुए तो उस सब्सक्रिप्शन को कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1,40,000, तो अगर 1,40,000 शेयर्स के ही एप्लीकेशंस आ गए, मतलब 1,50,000 से कम आए हैं, तो उसको मैं कहूंगा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? तो ऐसे 3 टाइप के सब्सक्रिप्शंस होते हैं। तो जितना भी सब्सक्राइब हो रहा है, अब इसमें भी आपको ध्यान देना है कि मैं 1,50,000 बेचना चाहता हूं, लोग 2 लाख शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो मैं कितने शेयर्स बेचूंगा बोलो? मैं 1,50,000 ही बेचूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने परमिशंस ली होती है। लॉ में आप पढ़ोगे कि जब भी आप शेयर्स इशू करते हो, आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, ठीक है, आप अप्रूवल्स लेते हो, रेजोल्यूशंस पास करते हो, बहुत प्रोसीजर होता है उसके पीछे। तो जितने के अप्रूवल्स आपने लिए हैं उतने ही आप इशू कर सकते हो, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, डिमांड ज्यादा आती है, तो वो 2 लाख में से आप 1,50,000 शेयर्स वालों को ही बेच सकते हो। मतलब 50,000 जो एक्सेस एप्लीकेशंस आए हैं उनको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर 2 मेथड्स होती है, हम पढ़ेंगे। एक मेथड होती है आप एक्सेस वाले जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट कर दो, उनके पैसे लौटा दो। दूसरा होता है प्रो राटा, मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे प्रो राटा, कि प्रोपोर्शनेटली सबको थोड़े 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 कम शेयर्स अलॉट करो। ठीक है, मतलब सबको देंगे पर सबको थोड़ा थोड़ा कम शेयर्स दे देंगे। ठीक है, उसका रेशो निकलता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बोलने का मतलब है कि मैं 1,50,000 ही सेल करूंगा, इवन इफ 2 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आ रहा है, स्टिल मैं इशू 1,50,000 ही करूंगा। फिर अगर एग्जैक्ट 150 आ रहा है तो मैं पूरे 150 इशू कर दूंगा। और अगर 1,40,000 ही बायर्स हैं, खरीदने का जो डिमांड है वो 140 ही है, तो 150 आप बेचोगे कैसे? 140 मांगने वालों को आप 150 थोड़ी बेच सकते हो। तो 140 ही इशू करना पड़ेगा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, आपका इशूड कैपिटल घट जाता है। तो अगर 1,40,000 शेयर्स की ही डिमांड आई है, सब्सक्राइब्ड जो शेयर्स हैं वो 1,40,000 ही है, तो इशूड कैपिटल भी 1,40,000 ही होगा। मतलब फॉर्मूला क्या है, विच एवर इज लेस अप्लाइड शेयर्स और इशूड शेयर्स, विच एवर इज लेस, आप उतने ही शेयर्स इशू कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सब आगे आने वाला है, अभी फिर मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, अब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये कौन सा केस है? ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है कि मैं इशू करना चाहता हूं 1,50,000, लेकिन जनता से मुझे एप्लीकेशन सिर्फ 1 लाख के ही आए हैं, तो मैं कितने इशू कर पाऊंगा, विच एवर इज लेस, 1,50,000 और 1 लाख विच एवर इज लेस। तो मैं एक्चुअली कितने इशू करूंगा, 1 लाख ही, क्योंकि मेरी डिमांड ही 1 लाख की आई है, तो मैं 1 लाख शेयर्स ही इशू कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब कि 10 लाख रुपीज का मेरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा। और इसमें से अभी मुझे कितना मिल चुका है, तो मैंने 5 रुपीज ही
मुझे मिले हैं। 10 रुपीज में से मैंने अभी तक 5 रुपीज ही कॉल किए हैं, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स इंटू 5, तो ये आएंगे 5 लाख, ठीक है। फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू 10 है, बट उसमें से आपने अभी 5 रुपीज ही मंगाए हैं, मतलब आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट्स में कॉल कर रहे हो। तो आपने अभी तक 5 रुपीज का ही इंस्टॉलमेंट लिया हुआ है, तो 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपीज लिए हैं, तो आपका पेड अप कैपिटल कितना है, सिर्फ 5 लाख रुपीज, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या? ये सब चैप्टर 2 में भी आएगा, ये सब चैप्टर नंबर 2 में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइंस वाले हो, आई नो धीरे धीरे समझ में आएगा, डाइजेस्ट होगा। कॉमर्स वाले हो, स्टिल आपको कोई इशू है, आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे तुरंत पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब लिख लो, ये सब लिख लो भाई, भैया लिख लो। ठीक है, ये 1 2 3, तो 1 में क्या होगा, 1 में एक्चुअली कितना इशू करेंगे, 2 लाख और 1,50,000 जो मेरा इशूड कैपिटल है, विच एवर इज लेस, मतलब कि मैं 1,50,000 शेयर ही इशू करूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। फिर फुल सब्सक्रिप्शन मतलब डिमांड भी 150 की है और मैं बेचना भी 150 चाहता हूँ, विच एवर इज लेस, तो 150 चाहेगा, ठीक है। फुल सब्सक्रिप्शन में भी 1,50,000 शेयर ही सेल होंगे। और थर्ड आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, तो डिमांड है 1,40,000, आप इशू करना चाहते हो 1,50,000, तो कितने में एक्चुअली इशू कर पाऊंगा, विच एवर इज लेस, यानी कि 1,40,000 शेयर ही मैं इशू कर पाऊंगा, ठीक है। तीनों सिचुएशंस में इतने आप एक्चुअल में इशू कर पाओगे, ठीक है। पॉज करो और लिख लो, पॉज करो और लिख लो, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी, और कुछ कंसेप्ट्स आगे पढ़ लेते हैं। चलो ये हो गया, डिस्क्लोजर हो गया, ये भी हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ये लास्ट में बाद में कवर करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ो, पन्ने पलटाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टर्म्स एंड वेज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, कैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक दो जो टाइप्स होते हैं वो है कि आपको शेयर्स के बदले क्या चाहिए, समझ रहे हो। दो लोग हैं इसमें, एक है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें आप देखो कि एक है कंपनी और एक है शेयर होल्डर, ठीक है। गिव एंड टेक है कि यहां कंपनी क्या दे रही है, कंपनी तो शेयर्स दे रही है, ठीक है, कंपनी शेयर्स ही देगी, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स क्या देंगे, शेयर होल्डर्स क्या दे सकते हैं कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी को क्या नीड है उस पर डिपेंड करता है ना, कंपनी को पैसे की जरूरत है तो पैसा मांगेगी, कंपनी को कोई एसेट की जरूरत है, मतलब जो सामने वाला है वो एसेट बेचता है, वो नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं है, वो सप्लायर है, वो वेंडर है, तो उनसे तो आप डायरेक्ट पैसे क्यों मांगोगे, पैसे मांगोगे उनसे, फिर उन्हीं को पैसे देके उन्हीं का एसेट खरीदोगे, उससे अच्छा डायरेक्ट आप क्या मांग लो, एसेट मांग लो। तो अगर आपको फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर का जो शॉप है उसको आप डायरेक्ट शेयर्स में पेमेंट कर दो, समझ रहे हो क्या, इसको कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। मतलब दो ऐसे नीड्स होते हैं, एक है कैश, पैसों के लिए आप शेयर्स इशू करते हो, फिर पैसों से एसेट्स खरीदोगे, एक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के अलावा, पैसों के अलावा आप शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ये इमेजिनेशन चाहिए कि कंपनी शेयर्स दे रही है, अब कंपनी को उसके बदले क्या मिल रहा है, दो चीजें मिल सकती हैं, एक है फॉर कैश, कैश मतलब कैश बैंक, दोनों बैंक भी इसमें आ जाता है, यानी मनी, पैसा, फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है, कोई भी तरीके से, तो पैसा चाहिए आपको, फिर वो पैसों से कंपनी क्या करेगी, वो एसेट्स खरीदेगी, जो भी प्रोजेक्ट है पूरा, फिक्स एसेट जो भी खरीदने हैं, जहां भी पैसा
खर्च करना है कंपनी को वो कर सकती है, ठीक है। फिर है कि आप अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए भी इशू कर सकते हो। कंसिडरेशन क्या होता है कि समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, लॉ में आपने पढ़ा होगा समथिंग इन रिटर्न, कि मैं अगर कुछ दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। कंपनी अगर शेयर्स दे रही है तो शेयर्स के बदले में उसको क्या मिलेगा, तो वो कंसिडरेशन क्या है, अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ मिल रहा है। अब कैश के अलावा क्या मिल सकता है, तो वो आप सब एग्जाम्पल्स पढ़ोगे। एक आपको मिल सकता है एसेट, ठीक है, कि जो एसेट वाला पर्सन है, जो फर्नीचर का सेलर है, जो बिल्डर है जो बिल्डिंग सेल करता है, वेंडर है प्लांट एंड मशीनरी सेल करता है, ठीक है, कोई भी जो एसेट का सेलर है, उनको आप एसेट खरीद सकते हो उनसे, और एसेट खरीदने के बदले जो पैसा देना पड़ता है, पैसों के जगह पे आप शेयर्स दे सकते हो। शेयर कैन बी इशूड एज अ वे ऑफ पेमेंट, तो उसको कह सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो एसेट्स परचेस करने के लिए आप शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि आप कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, रनिंग कोई बिजनेस को आप टेक ओवर कर रहे हो, उसको आप लॉ में टेक ओवर पढ़ोगे। तो अगर आप अमालगमेशन कर रहे हो, अलग अलग नाम आते हैं, अमालगमेशन, टेक ओवर, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो और उसका पेमेंट करना है, मतलब आपने पूरा चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया, खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। रनिंग बिजनेस खरीद लिया तो उसका भी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, कोई भी चीज आप एक्वायर कर रहे हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो वो पैसे आप शेयर्स इशू करके दे रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस एक्वायर करने के बदले में भी जो पेमेंट होता है वो शेयर्स के रूप में किया जा सकता है। फिर आप पढ़ोगे कि प्रमोटर्स को भी शेयर्स दिए जाते हैं, जो कंपनी बनाता है, जो भी कंपनी बनाता है उसको कहते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। हर कंपनी कोई ना कोई बनाता है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने आप नहीं बनती, किसी को लीगल प्रोसेस करके बनाना पड़ता है। तो जो भी ओनर है, जो भी लागत लगा रहा है, जो भी ओनर है, जो पूरा कंपनी बनाने का प्रोसेस अंडरटेक कर रहा है, उसको कहते हैं कंपनीज में प्रमोटर्स, ठीक है। तो प्रमोटर क्या करता है ना, कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे करता है। अब कंपनी बनी नहीं है तो कंपनी उसको पैसे कैसे देगी, वो तो कंपनी बनने के बाद उसको कंपनी से पैसे मिलेंगे ना। जब तक कंपनी बनी ही नहीं है तब तक तो उसको अपने जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये जो अपने जेब से पैसे उसने लगाए हुए हैं, ये कंपनी बनने के बाद कंपनी से वो मांगता है, और कंपनी उसको पैसे नहीं देती है, उसको शेयर्स दे देती है। तो वो भी एग्जाम्पल आता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो प्रमोटर्स को भी शेयर्स इशू किए जाते हैं फॉर एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनाने के जो खर्चे होते हैं वो प्रमोटर्स को शेयर्स के रूप में भी पैसे दिए जाते हैं। और फिर अगर आपको किसी ने इनटेंजिबल एसेट दिया है, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, जो दिखता नहीं है, जैसे कि नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, समझ रहे हो, ये सब आप पढ़ोगे, आईपीआर कहते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सब लॉ सब्जेक्ट्स में आप पढ़ोगे। तो उसका भी पेमेंट आप शेयर्स के रूप में कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो शेयर्स देके कंपनी खरीद सकती है, डायरेक्ट शेयर्स मतलब इशू करके, तो उसको कैटेगराइज किया जाएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन सारे केसेस में आप देखो कंपनी को क्या मिल रहा है, कंपनी को कैश नहीं मिल रही है, कंपनी को फिक्स्ड एसेट मिल रहा है, कंपनी को बिजनेस मिल रहा है, कंपनी को प्री इनकॉर्पोरेशन के जो खर्चे हैं वो सब हो रहे हैं, रिएम्बर्समेंट हो रहा है, फिर कंपनी को इनटेंजिबल एसेट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये अलग अलग टाइप के सिचुएशंस आएंगे और ये सब हम कैटेगराइज करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल आएंगे। तो दो बेसिक वेज, तरीके क्या है इशू करने के, इशू फॉर कैश एंड इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दो ऐसे टाइप्स हैं। फिर आते हैं वैल्यूएशन, कि एक शेयर कितने में बेचें, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, इसको आप कहते हो इशू प्राइस, ठीक है। ध्यान दो, अभी मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं। एक होता है इशू प्राइस, इशू प्राइस मतलब जितने में आप शेयर सेल कर रहे हो। एक होता है फेस वैल्यू, याद आ रहा है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये क्या होती है, ये शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है, ये शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है, और ये लाइबिलिटी है कंपनी की, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी टुवर्ड्स शेयर्स, ठीक है। अब आइडियली ये दोनों सेम होना चाहिए, 10 रुपए का शेयर है तो आपको 10 में इशू करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता, ठीक है। 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू का शेयर है तो आप कितने में भी इशू कर सकते हो। 10 का शेयर आप 20 में भी इशू कर सकते हो, 30 रुपीज में कर सकते हो, 40 में कर सकते हो, 1000 रुपीज में भी कर सकते हो। देयर इज नो अपर लिमिट। इशू प्राइस जो है वो कंपनी खुद डिसाइड करती है, क्योंकि डिमांड आनी चाहिए ना, खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। मैं अगर 10 का शेयर 1 लाख रुपए में बेचना चाहूं, मैं तो पागल हूं, मैं तो कितने में भी बेचूंगा, मैं तो ज्यादा से ज्यादा में बेचने की इच्छा रखूंगा। बट उसमें मुझे बायर भी तो मिलना चाहिए ना, कोई वो शेयर उस वैल्यू पे खरीदने वाला भी तो चाहिए ना। तो इट्स अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, आपको अपनी डिमांड जज करनी है कि मेरे शेयर क्या वैल्यू पे लोग खरीदने के लिए रेडी होंगे, फिर उतने पे आपको इशू करना है, ठीक है। तो ये जो इशू प्राइस है ये फेस वैल्यू से अलग हो सकती है, वो फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये लॉ ने मना किया है। थेरोटिकली आप देखोगे तो कम भी हो सकती है, पर अभी इंडिया में कंपनी का जो लॉ है वो मना करता है कि आप शेयर्स उसकी जो फेस वैल्यू होती है उससे कम में नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब भी आप क्या कर रहे हो कि इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, ध्यान दो, तो उसको कहते हैं इशू एट प्रीमियम। जब भी आप फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर्स को बेचते हो, इशू करते हो, उस इशू को कहते हैं इशू एट अ प्रीमियम, ठीक है। और अगर इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, दोनों इक्वल हैं, तो उसको कहते हैं इशू एट पार। पार वैल्यू के लिए पार होता है, ठीक है। और अगर इशू प्राइस कम है फेस वैल्यू से तो उसको कहते हैं इशू एट डिस्काउंट, इशू एट अ डिस्काउंट। और ये अभी इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। यू कैन नॉट सेल शेयर्स लेस देन फेस वैल्यू, नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट, ठीक है। आप पढ़ोगे सेक्शन 53 आप पढ़ोगे ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें साफ साफ मना किया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू से कम में इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये अलाउड ही नहीं है। तो दो ही चीजें आज इंडिया में पॉसिबल है, या तो आप एट पार इशू कर सकते हो, एट पार मतलब जितने की फेस वैल्यू है, 10 रुपए का अगर वो फेस वैल्यू का शेयर है तो 10 का शेयर आप 10 में दे सकते हो, तो उसको इशू एट पार कहेंगे। और अगर आप उसको 10 रुपए से ज्यादा में सेल करते हो, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 25, 100, 1000 जो भी है, अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा है तो उसको कहेंगे इशू एट अ प्रीमियम, ठीक है। तो ऐसे तीन प्राइसिंग होती है, तीन प्राइजेस हो सकती है, एक अलाउड ही नहीं है। तो मतलब दो ही प्राइसिंग अलाउड है, या तो फेस वैल्यू से ज्यादा में या तो एग्जैक्टली फेस वैल्यू पे, ठीक है। लिख लो, लिखो। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश, ठीक है। कैश के अंदर है, कैश में अगर आप इशू कर रहे हो तो कैश में तीन टाइप के ऐसे प्राइसिंग हो सकती है, ये प्राइसिंग है, ठीक है। तीन टाइप के प्राइसिंग है, एक है एट पार, ठीक है। एट पार मतलब फेस वैल्यू जितना 10 का है तो 10 में, एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा में, और एक है एट डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम में, ठीक है। तो ऐसे तीन टाइप के प्राइसिंग हो सकते हैं जब आप कैश कंसिडरेशन के लिए इशू कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है क्या? तो यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। हम यहां से थोड़ा बहुत कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजंस दिए हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान नहीं देना है अभी, पहले अकाउंट्स पे पूरा ध्यान देना है, जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चंस, इस पे पूरा ध्यान देना है। थेरी आपको धीरे 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 अपने आप याद हो जाएगी। थोड़ा बहुत कंपनी लॉ जब आप पढ़ोगे उसके बाद और अच्छे से थेरी समझ में आएगी, क्योंकि डिटेलिंग जो है ना, कनेक्टेड कंसेप्ट डिटेलिंग, वो थोड़ा कंपनीज एक्ट में ज़्यादा आएगी आपको। तो थोड़ी थोड़ी थेरी क्रॉस कनेक्ट जब हो जाएगी कंपनी लॉ में तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं कल स्टार्ट करूंगा, थोड़ा बहुत प्रोसेस आपको ओरली में समझा दूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, ठीक है। अलग अलग क्या टाइप्स ऑफ इश्यूज हैं और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है,
नेक्स्ट पार्ट में मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाला हूं कि जब भी कंपनी पैसा रेस करेगी, शेयर कैपिटल के पैसे रेस करेगी, वो कैसे करेगी, कैसे थोड़ा थोड़ा पैसा आप रेस करते हो, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। फिर जब पैसे मांगे नहीं मिले तो क्या होगा, पैसे मांगे और उन्होंने आगे के पैसे दे दिए तो क्या होगा। ठीक है, ये सब हम एक एक करके सिचुएशंस हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कल से हम नेक्स्ट पार्ट से मतलब जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो, आई होप आपने सब लिख लिया है। ठीक है, ये सब जो मैंने बताया था आपने लिख लिया है। ठीक है, ये भी लिख लो। ये होता है कंसिडरेशन, कि कंपनी के लिए कंसिडरेशन क्या है, कैश। शेयर होल्डर्स के लिए कंसिडरेशन क्या है, शेयर्स। उनको शेयर्स मिल रहे हैं और वो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है उसको कहते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।